हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसीएलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में आज हम कवर करेंगे आपका इन्वायरमेंट, जी हाँ, पर्यावरण, और इससे संबंधित ये पहला वीडियो है। आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक आए हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप जानते हैं नियमित तौर पर ये वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस पे करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं सब कुछ, जो कुछ मैं पढ़ाता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, वो सब कुछ लिखा हुआ आपको उस ग्रुप में भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 6 दिन जो पढ़ाया जाता है, संडे को उसका टेस्ट ले लिया जाता है, और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर किया, जिससे आप निश्चित तौर पर आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं जीएस को तैयार करने का बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके जीएस का सिलेबस, चाहे जीआईसीएलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। उसको हम अगर तैयार करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होगा। तो इस तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1972, 1976, 1981, 1986। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 1986। क्या विकल्प सही है? 1986। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी प्रारूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। ठीक है, इस अधिनियम को 26 भाग व 4 अध्यायों में बांटा गया है। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में, यानी 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार पर रोक लगाना था। ठीक है, तो इतना आपको इससे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो वो सब कर लीजिएगा। भैया देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखो, ये अधिनियम है और ये लागू होने का वर्ष है, इसके सामने दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 ऐसे ऑप्शन है जो सही सुमेलित है, एक है जो नहीं सही सुमेलित है, तो उसी को आपको बताना है। तो इसमें है वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2000। तो आपको बताना भैया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखें, चूंकि हम ऑलरेडी इसको और इसको पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बचता है एक, लेकिन जो सही ऑप्शन है ये है आपका, यानी ये सही सुमेलित नहीं। जैव विविधता अधिनियम 2000 नहीं है। ठीक है, बल्कि ये कब है? ये 2002 है, 2002 है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्या क्या कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? देखो, यहाँ पर स्थानिक प्रजाति की बात हो रही। ठीक है, निकोबार कबूतर, काला हिरण और हॉर्नबिल एशियाई भैंस। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है यहाँ पर निकोबार कबूतर। तो देखो, यहाँ पर स्थानीय प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिन्हें आमतौर पर प्राकृतिक तथा भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया, स्थानीय प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जिन्हें आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल स्वरूप, तो अरुणाचल प्रदेश में अंडमान की चैती, ठीक है, निकोबार कबूतर, ठीक है, अंडमान जंगली सुअर, मिथुन, ये सब हैं। तो आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है, भारत में कब शुरू हुआ? 1963, 1967, 1973, 1977। इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आप इनको देखते रहें, तैयार करते रहें, और पीडीएफ ग्रुप को ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है,
और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर 1973। ठीक है, बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर जिन्हें हम बोलते हैं, जो वन्य जीव संरक्षण का एक प्रयास है, जिसे भारत में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है भैया कि कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो भैया साफ साफ दिख रहा है इसका क्या ऑप्शन सही है? पहला यही है, वनों को काटना जो है कहीं से भी पारिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको हमको देखना जानना चाहिए। वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन एवं जैव मंडल भंडार का संरक्षण पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि वनों का काटना इस संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि वनों को काटने से पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? देखो यहाँ पर, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, ठीक है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। देखो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। आप जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मित्र ये बात समझ लीजिए, आपकी जो है प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो क्वेश्चन को देखने की, समझने की, आंसर करने की एक आदत बिल्ड होती चली जाती है। और हम तो ये कहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें, आप उनको लिखा करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो यहाँ पर ये है, इसमें सही विकल्प है क्या? डी। जब आप चारों विकल्पों को पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा एक ऐसा कारण है जो वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो भाई जनसंख्या की वृद्धि से वन्य जीव प्राणियों के विलुप्तीकरण का क्या संबंध है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यही होता है, ये कारण नहीं है। बाकी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ठीक है भाई, जंगलों को आप में आग लगा देते हैं, प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, तो इससे कहीं न कहीं विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण बन जाते हैं, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कोई कारण नहीं बनता है। आगे बढ़िए भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? देखो यहाँ पर बात हो रही है किसका? केबुल लामजाओ। नाम अजीब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्र। ठीक है, तो ये 4 विकल्प है, कोलेरू, डल, बुलर, लोकटक। ये लोकटक नहीं, लोकटक झील है। तो ये जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है आपको बताना है, तो सही विकल्प है भैया डी, लोकटक। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण को नृत्य वाली हिरण यानी डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। किसका? डांसिंग डियर के नाम से। ठीक है, अब इस जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये विश्व का अकेला तैरता हुआ उद्यान है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मतलब तैरता हुआ उद्यान है, तो यही है भैया। कौन? केबुल लामजाओ। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? देखो ध्यान से, किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? और इसमें देखो पहला ये ऑप्शन आपको उत्तर प्रदेश दे दिया है, चंदौली। आप सोचेंगे कि हाँ यार चंदौली उत्तर प्रदेश का एक जिला है, खट्टस लगा देंगे, लेकिन ध्यान समझो भैया, थोड़ा रुको। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इनमें से आपको जो सही विकल्प है मित्र वो है सी। कहाँ? महाराष्ट्र। जो राष्ट्रीय उद्यान है जो है वो महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो इसको समझना भी मित्र है। ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। इससे पहले यह 1985 में घोषित वन्य जीव अभयारण्य था। हरे भरे वनस्पतियों से आच्छादित चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों की एक विस्तृत और विशिष्ट विविधता का आदर्श निवास स्थान है। चंदौली पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व के दक्षिणी भाग के रूप में और
कोयना वन्य जीव अभयारण्य रिजर्व का उत्तरी भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें अवस्थित है, मतलब स्थित है, आपको बताना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो सही विकल्प है यहाँ पर मित्र ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान समझिएगा, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक, और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये भैया मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो ये भैया है आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिलों में। ठीक है, अगर हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की तो यह भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से किस नमभूमि को नवंबर 2020 में बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया? आसान, भितरकनिका, भोज, नमभूमि और कबरताल। तो सही विकल्प क्या है भैया? कबरताल। ठीक है, कबरताल को नवंबर 2020 में, जिसे कांवरताल भी कहा जाता है, नवंबर 2020 में बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लद्दाख में वेटलैंड चौस्कार वेटलैंड को जो कि लद्दाख में है, वर्ष 2020 में भारत के रामसर साइट के रूप में घोषित किए गए। अगर हम बात करें वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या तो 94 है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका आसान का, उत्तराखंड में है। ठीक है, भितरकनिका की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगर भोज नमभूमि की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रामसर स्थल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर मित्र ए, आपका कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी जो कि जामनगर में अवस्थित है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो यहाँ पर देखो, मानव रहित हवाई वाहन, इसका मतलब ड्रोन सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कार्बेट टाइगर जो है रिजर्व, बांदीपुर, रणथंभौर, पेरियार। ध्यान से देखिएगा मित्र, इसमें जो आयोग ने आंसर माना वो बांदीपुर माना है। ठीक है, हमने अलग अलग माध्यमों से भी चेक किया है, तो वहाँ पर जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व भी दिखाया है, लेकिन चूंकि आयोग ने इसको सही माना है तो हमको भी यही मानना चाहिए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग किया गया। हालांकि वर्तमान में ड्रोन यानी मानव रहित यान जिसकी बात हो रही है, सुविधा उपयोग भारत के कई राष्ट्रीय पार्कों में, वन्य जीव अभयारण्य एवं रामसर स्थलों में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू कर दिया गया, लेकिन सबसे पहली बात आई है बांदीपुर में। ठीक है, तो एक कहीं विकल्प अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये भी दिखेगा, लेकिन आप इसी को मानिए भैया। ठीक है, बी को, बांदीपुर को। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला। देखो यहाँ पर मित्र सही विकल्प क्या होता है? सही विकल्प है आपका बी ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा। क्या? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, जो ईंधन जंतु उत्पादन से अथवा पादप उत्पादन से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बात फिर से समझिएगा कि जो ईंधन जंतु उत्पाद से या पादप उत्पाद से पाए जाते हैं उनको बायोमास कहते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान से समझिएगा मित्र, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर, कोयला ये सब क्या है? बायोमास का स्रोत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इनमें बायोगैस निकलती है, और बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% तक होती है। आगे बढ़ते में तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। ठीक है, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट हैलीजेंट में। ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया बी, क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ है। किसके?
क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो जो उसके पास जिसके पास होता है उसको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैस से के उत्सर्जन का अधिकार देता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जित कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ध्यान समझिएगा, 1970, 1975, 1980, 1985। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, 1985। ठीक है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। यह मंत्रालय मुख्यतः देश में पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाता है। ठीक है, प्रचार, समन्वय और देखरेख के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में आपदा प्रबंधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? देखो 2001, 2003, 2005, 2012। ठीक है, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन वर्ष 2005 में पारित हुआ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन जो प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं, इनमें एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? ठीक है, ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फाइल, कांच की बोतल। देखो यहाँ पर जैव निम्नीकरण, ये यहाँ पर सही विकल्प है ऊन। ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं जिससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ मानव और पशु अपशिष्ट, पादप उत्पाद जैसे लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खो, ये सब जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली, कि उसके लेखक कौन है? कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स और रेचल कार्सन राजगोपालन। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प। सही विकल्प है रेचल कार्सन। ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग की जो लेखिका हैं वो रेचल कार्सन थी। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई। यह जो है पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। ठीक है, आपको बताना भैया एक देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ? देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का जो है ये देखो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो कि अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो आपको बताना है मित्र। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं भैया वो है सी। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि अहमदाबाद में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ये है भैया भोपाल में, मध्य प्रदेश के। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये और ये सब सही। इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप जो है पीडीएफ ग्रुप को ना ज्वाइन करें हो तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है किससे? मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अभिप्राय की आकलन विधि के, पर्यावरण कानून। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, पर्यावरण अवधि प्रभाव की आकलन विधि। तो यहाँ पर देखो लियोपोल्ड्स मैट्रिक्स या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले कारण प्रभाव संबंध का एक डबल एंट्री बॉक्स है। यह मैट्रिक किसी परियोजना के निष्पादन में लागू होने वाली क्रियाओं और पर्यावरणीय कारकों पर इससे संभावित प्रभाव के बीच संबंधों को व्यवस्थित करता है। ठीक है, लियोपोल्ड्स मैट्रिक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और प्रभाव इसका सकारात्मक या नकारात्मक है, एक चरित्र को असाइन करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? गणेश, एरावत, अश्वत्थामा, सुरक्षा। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या? सही विकल्प है डी, सुरक्षा।
देखो यहाँ पर मानव हाथी संघर्ष पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ध्यान समझिएगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तट है? देखो यहाँ पर तो घाघला, कासरकोड, कंपड़, राधा नगर। तो भैया बताइए सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर डी, राधा नगर। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत में 12 समुद्र तटों का चयन किया गया। इन तटों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन 12 समुद्र तटों में से एक राधानगर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? देखो यहाँ पर जल प्रवाह तंत्र, प्राकृतिक घास के मैदान, कृषित भूमि और वर्षा वन। देखो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, यहीं पर कृषित भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कब? 28 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 15 जुलाई को, 15 अप्रैल को। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका बी, 5 अक्टूबर को। किसको? 5 अक्टूबर। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तत्कालीन जो कि 2022 में जब घोषणा की गई थी, तो भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता में यह घोषणा किया था, मार्च 2022। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया गया। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन को घटाता है। तो आपको बताना केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए भैया सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है मित्र सी यहाँ पर। ठीक है, 1 व 2 दोनों। देखिए यहाँ पर नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और इसी वजह से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवयवी स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा हो जाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? देखो यहाँ पर धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर बी, गरीबी कम करना। देखो मतलब क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो ये गरीबी कम करने का संबंध क्या है पर्यावरण से? ठीक है, अब देखो यहाँ पर गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। शेष जो 3 विकल्प है, चाहे धारणीय विकास हो, वातानुकूलन हो, कागज के थैलों का प्रयोग हो, इनका संबंध जो है किससे है? सीधे सीधे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, जिनमें से वातानुकूलन का पर्यावरण पर नकारात्मक व धारणीय विकास तथा कागज के थैलों का प्रयोग सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी। यहाँ पर देखो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं तीनों। देखो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं था। तो आगे देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबंधित था। ठीक है, अगर स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो ये अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये ओजोन परत से था। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, जो कि अभी हम लोगों ने पहले ही इसी वीडियो में पढ़ लिया है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, एम्स्टर्डम में। ठीक है,
तो ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ठीक है, तत्कालीन रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगर हम बात करें ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना, तो यह 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी। देखो इंपॉर्टेंट कितना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सौर सेल ऊर्जा स्रोतों में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है ऐसी युक्ति जिसके द्वारा और ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, सौर सेल कहलाता है। ठीक है, इसके निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांगों के कारण सौर सेलों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, रानी झांसी समुद्री पार्क राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1994 में, 1995 में, 1996, 1997 में। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी। ठीक है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1996 में हुआ था। कब? 1996 में। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए भैया। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।